नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जस्टिस ओ मैल्कम की डिवाइन टाइमिंग। इसके कई सारांश हमने देखे हैं और सबका निचोड़ एक ही दिशा में जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये कि जीवन में जो देरी होती है, रुकावटें आती हैं या दरवाजे बंद नजर आते हैं, वो असल में कोई इनकार नहीं है, शायद एक बड़ी योजना का हिस्सा है। सही कहा। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये जो इंतजार का समय होता है ना, इसे हम अपने विकास, अपनी तैयारी के एक मौके की तरह देख सकते हैं। अक्सर ऐसा लगता है क्यों कि सब कुछ जैसे थम सा गया है। बिल्कुल। बहुत आम एहसास है ये, और ये किताब इसी भावना को क्या कहें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। ये सिखाती है कि जिसे हम कई बार ब्रेकडाउन समझ लेते हैं, सब बिखर गया, वो शायद एक डिवाइन सेटअप हो, एक तरह की दैवी व्यवस्था। डिवाइन सेटअप दिलचस्प शब्द है। हाँ, मतलब इंतजार का वक्त सिर्फ खाली बैठना नहीं है। किताब कहती है ये एक तैयारी का चरण है, शायद चरित्र को मजबूत करने के लिए, दिशा साफ करने के लिए, और जो बाहरी मौके हैं उन्हें अपनी अंदरूनी तैयारी से मिलाने के लिए। अच्छा, तो चलिए इसी विचार को जरा और गहराई से समझते हैं। किताब का जो एक केंद्रीय विचार है वो ये कि हम अपनी बनाई हुई वो सख्त समय सीमाएं, वो डेडलाइंस, उन्हें थोड़ा छोड़ दें। हाँ, उनसे चिपके न रहें। बिल्कुल। और उसकी जगह विश्वास, धैर्य, संरेखण यानी अलाइनमेंट और तैयारी, इन पर ध्यान दें। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ तैयारी का मतलब निष्क्रिय इंतजार बिल्कुल नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। किताब इसी बात पर जोर देती है। सक्रिय प्रक्रिया मतलब कि जब आप इंतजार कर रहे हैं, तब भी आप कुछ कर रहे हैं। शायद कोई नया कौशल सीख रहे हैं या अपने अंदर काम कर रहे हैं। वो जो अनिश्चितता या रुकावट के पल हैं, वो असल में हमें शायद अंदर से मजबूत बनाने के लिए है, आने वाले अवसरों के लिए तैयार करने के लिए। एक तरह का प्रशिक्षण कह सकते हैं। प्रशिक्षण, भले ही उस वक्त सजा जैसा लगे। हाँ 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 हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो किताब में कुछ खास विषय हैं जो बार बार आते हैं। एक तो ये कि नहीं का मतलब अभी नहीं है, नो मीन्स नॉट येट। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसके पीछे सोच ये है कि धैर्य रखने से, सब्र करने से हम भावनात्मक रूप से ज्यादा लचीले बनते हैं। और आध्यात्मिक रूप से भी परिपक्व होते हैं, जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमें सिखाती है कि बंद दरवाजों पर जोर आजमाइश बंद करो बिल्कुल। और उनके खुलने के सही समय के लिए खुद को तैयार करो। और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत आपने बताया था, संरेखण, बल प्रयोग नहीं, अलाइनमेंट नॉट फोर्स। जी, लेखक इसी पर बल देते हैं कि हम अपने फैसलों को जीवन के एक स्वाभाविक बहाव के साथ अलाइन करें। समय के जो इशारे होते हैं ना, उन्हें पहचानना सीखें। समय के इशारे, जैसे जैसे सिंक्रोनिसिटी, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे, या अंदर से आने वाली आवाज, गट फीलिंग, और ये कि हर चीज के नतीजे को कंट्रोल करने की जो हमारी एक बेचैनी होती है, उसे थोड़ा छोड़ें। ये मुश्किल है वैसे। हाँ, मुश्किल तो है, पर ये एक तरह का शिफ्ट है, निराशा में हाथ पैर मारने से हटकर एक प्रक्रिया में, एक डिवाइन ऑर्डर में विश्वास रखने की तरफ। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं, संरेखन बनाम बल प्रयोग का? जरूर। जैसे मान लीजिए कोई अपना करियर बदलना चाहता है। जी। अब बल प्रयोग क्या होगा कि वो हताशा में बिना सोचे समझे हर जगह अप्लाई करे, हर दरवाजा खटखटाए, चाहे वो नौकरी उसके लिए सही हो या ना हो। बस एक बेचैनी है कि कुछ करना है, जल्दी करना है। हाँ, ऐसा होता है। और संरेखण का रास्ता क्या होगा कि वो व्यक्ति पहले थोड़ा रुके, अपने स्किल्स देखे, उन्हें बेहतर करे, सही लोगों से मिले, नेटवर्क बनाए, अपने अंदर झांके कि असल में उसे चाहिए क्या, और फिर जब सही मौका सामने आए जो उसकी तैयारी और उसकी इच्छा से मेल खाता हो, तब कदम उठाएं। अच्छा, तो ये कम जोर जबरदस्ती वाला ज्यादा स्वाभाविक तरीका हुआ। बिल्कुल, शायद ज्यादा टिकाऊ भी। समझ गया। और फिर आपने सिंक्रोनिसिटी का जिक्र किया था, सार्थक संयोग। किताब कहती है कि कुछ स्पष्ट संकेत हमें इशारा करते हैं कि बदलाव नजदीक है। हाँ, बिल्कुल। ये जो अचानक होने वाले मेल होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बस इत्तेफाक मान लेते हैं, हाँ। किताब के अनुसार वो डिवाइन टाइमिंग के मार्कर हो सकते हैं, संकेतक। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे आप किसी खास चीज के बारे में बहुत सोच रहे हों और अचानक उससे जुड़ी कोई किताब दिख जाए, या कोई इंसान मिल जाए जो उसी पर बात कर रहा हो। अच्छा। या आप किसी पुराने दोस्त को बरसों बाद याद करें
और उसी दिन उसका फोन आ जाए। अरे हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। तो किताब कहती है ये महज संयोग नहीं है, ये दिशा निर्देश हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या कोई नया रास्ता खुलने वाला है। ध्यान देने की जरूरत है। दिलचस्प है ये। और फिर भावनात्मक बदलाव की भी बात है इसमें। इंतजार करते हुए डर लगना, अधीरता होना, खुद पर शक करना, ये सब तो बहुत होता है। हाँ, बहुत स्वाभाविक भावनाएं हैं ये। और किताब इन्हें नकारती नहीं है, बल्कि वो ये दिखाती है कि कैसे इन भावनाओं को बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कैसे? डर को जागरूकता में, अधीरता को सक्रिय तैयारी में और आत्मसंदेह को अपनी क्षमताओं पर विश्वास में। ये सिर्फ दबाने की बात नहीं है, ये उन्हें समझने और एक सकारात्मक दिशा देने की प्रक्रिया है। मुझे इसके कुछ वाक्य बहुत अच्छे लगे, जो सोचने का नजरिया ही बदल देते हैं। जैसे, ब्रेकडाउन असल में जन्म लेने के बिंदु हैं। मतलब जब लगे सब बिखर रहा है तो शायद कुछ नया बन रहा है। बहुत सुंदर। ब्रेकडाउन्स आर बर्थिंग पॉइंट्स। हाँ, या फिर वो देर नहीं हुई है, बस अभी आपका समय नहीं आया है। नॉट लेट, जस्ट नॉट योर टाइम। सही। ये बातें मुश्किल वक्त में हिम्मत देती हैं। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये वाकई हालात को देखने का एक नया फ्रेम है। हाँ, रीफ्रेमिंग। बिल्कुल, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग के अच्छे उदाहरण हैं ये। और देखिए, किताब सिर्फ ऐसे अच्छे विचार देके रुक नहीं जाती, वो व्यावहारिक कदम भी सुझाती है। जैसे अपने जीवन के पैटर्न को देखना, समझना, कौन से जरूरी कौशल हैं जो अभी सीखने हैं, अपने लक्ष्यों को शायद थोड़ा सरल बनाना पड़े। ये सब इसलिए ताकि ये जो विश्वास की बात है, ये कहीं निष्क्रियता न बन जाए, बहाना न बन जाए। हाँ, ये संतुलन जरूरी है, विश्वास और कर्म का। बिल्कुल, एक सक्रिय जिम्मेदार विश्वास। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा अध्यायों के स्तर पर बात करें, जो अलग-अलग सारांशों में जिक्र आया है, जी, तो उनमें समय की प्रकृति पर बात हुई है। हाँ, समय का स्वभाव क्या है, उसकी उत्पत्ति, और ये भी कि कैसे जीवन कभी-कभी विस्तार से पहले हमारी पुरानी, अब गैर जरूरी हो चुकी प्रतिबद्धताओं या पहचानों की छटाई करता है, प्रूनिंग। हाँ, ये छंटाई वाला विचार बहुत गहरा है और इसे सजा की तरह नहीं देखना है। नहीं, इसे एक सुरक्षात्मक कदम की तरह बताया गया है। जैसे माली पौधे की सूखी टहनियां काटता है ना, हाँ, ताकि पौधा और अच्छे से बढ़े। बिल्कुल, वैसे ही जीवन भी हमें उन चीजों से मुक्त कर सकता है जो हमारी अगली विकास यात्रा में शायद बाधा बने। ये अगले चरण के लिए जगह बनाने जैसा है। ये एक अलग नजरिया है छोड़ने को देखने का। जी, और सारांशों में बदलाव के करीब होने के 7 संकेतों का भी जिक्र है। हाँ, उस 7 संकेत क्या हैं? कुछ याद है? हाँ, उनमें से कुछ है, जैसे सिंक्रोनिसिटी का बढ़ जाना, जिसका हमने जिक्र किया। सार्थक संयोगों का बार-बार होना। हाँ, फिर अपने मौजूदा रास्ते या पुरानी आदतों को लेकर एक अंदरूनी बेचैनी सी महसूस होना, भले ही बाहर से सब ठीक लगे। अच्छा। अचानक से कोई मदद मिल जाना या कोई जरूरी संसाधन उपलब्ध हो जाना, या फिर सपने और अंतर्ज्ञान का ज्यादा साफ और मजबूत हो जाना। ये सब इशारे हो सकते हैं कि कुछ बदलने वाला है। ये ध्यान देने लायक बातें हैं। और इसके अलावा समर्पण यानी सरेंडर और रोज की तैयारी वाली कार्रवाई को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी मार्गदर्शन है। हाँ, और ये संतुलन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। नहीं तो क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, पूरी तैयारी करें, लेकिन जो नतीजा है उसकी चिंता ईश्वर पर या ब्रह्मांड पर छोड़ दें। मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। ये विश्वास और अनुशासन का एक संगम है। आप अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के आधार पर इस किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? देखिए, मेरे विचार में इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो भावनात्मक सहारा जो ये उन लोगों को देती है जो अनिश्चितता से गुजर रहे हैं। ये इंतजार को सामान्य बनाती है, उसे शर्म या नाकामी के भाव से आजाद करती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में जो देरी होती है या रास्ते बदलने पड़ते हैं, उन्हें भी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी का हिस्सा बताकर ये निराशा कम करती है, व्यक्ति को एक गरिमा का एहसास कराती है। और शायद इसकी भाषा भी सरल और समझने में आसान। निश्चित रूप से, ये कोई बहुत भारी भरकम एकेडमिक किताब नहीं है। इसके मॉडल सरल हैं, इसे आसानी से अपनाया जा सकता है, बार बार सुना जा सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। और हिंदी में भी इसके सारांश उपलब्ध हैं, जो दिखाता है कि ये यहाँ भी लोगों को पसंद आ रही है। हाँ, खासकर उन लोगों को जो आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता दोनों का संगम चाहते हैं। बिल्कुल,
लेकिन जैसे हर नजरिए की कुछ सीमाएं होती हैं, इसकी भी होंगी। स्रोतों में उनका भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, ये जानना भी जरूरी है। एक मुख्य बात यह है कि ये जो पूरा दृष्टिकोण है, ये ज्यादातर आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान, व्यक्तिगत किस्सों, अनुभवों पर आधारित है। मतलब कठोर वैज्ञानिक शोध पर नहीं। हाँ, अनुभवजन्य अध्ययन या कंट्रोल स्टडीज का आधार यहाँ कम है। तो जो पाठक हर बात के पीछे डेटा या वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढते हैं, उन्हें शायद इसमें वो ना मिले। ये विश्वास आधारित मॉडल ज्यादा है। और कोई व्यावहारिक जोखिम भी है इसे अपनाने में? हाँ, एक संभावित जोखिम है, वो है निष्क्रियता का। निष्क्रियता कैसे? अगर डिवाइन टाइमिंग के विचार को गलत समझ लिया जाए, तो कोई ये सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकता है कि जब होना होगा हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोशिश करना छोड़ दें? हाँ, इसीलिए किताब में सक्रिय तैयारी, कौशल विकास, संकेतों पर ध्यान देने पर जो जोर है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संतुलन बहुत जरूरी है। विश्वास को लगातार एक्शन के साथ, फीडबैक के साथ जोड़ना होगा, वरना ये सिर्फ इंतजार करने का बहाना बन सकता है। सही कहा। और रणनीति के स्तर पर? रणनीति के स्तर पर ये सामान्य सिद्धांत और कुछ अभ्यास तो सुझाती है, लेकिन शायद हर किसी की स्थिति के लिए एक बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान या प्रोटोकॉल इसमें ना मिले। मतलब इसे अपने ही भन में लागू करने के लिए खुद भी सोचना पड़ेगा? हाँ, काफी चिंतन और प्रयोग करना होगा कि ये सिद्धांत आपकी विशेष परिस्थिति में कैसे लागू होते हैं। तो फिर किन लोगों को ये किताब सबसे ज्यादा मदद कर सकती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो जीवन में किसी बड़े बदलाव या अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे कोई करियर बदल रहा हो या किसी जरूरी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो, परीक्षा का, प्रोजेक्ट का। या कोई क्रिएटिव इंसान हो जिसे लगे कि उसका काम रुक गया है, कोई ब्लॉक आ गया है। या कोई उद्यमी हो जिसका बिजनेस प्लान अटक गया हो, देरी हो रही हो। हाँ, इन सब स्थितियों में समय और देरी को देखने का नजरिया बदलना बहुत मदद कर सकता है। चिंता कम हो सकती है। बिल्कुल, और आगे बढ़ने की ऊर्जा बनी रह सकती है। और उन लोगों के लिए भी शायद जो आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो लोग जो विश्वास, धैर्य जैसे मूल्यों को मानते हैं, लेकिन साथ ही तैयारी, सीमाएं तय करने, सही दिशा में मेहनत करने जैसे व्यवहारिक मार्गदर्शन की भी तलाश में है, उनके लिए किताब काफी अच्छी हो सकती है। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक ढांचा भी देती है। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन विचारों को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए, अमल में कैसे लाया जाए? स्रोत कुछ तरीके बताते हैं। हाँ, कुछ ठोस तरीके सुझाए गए हैं। एक है दैनिक तैयारी सत्र। दैनिक तैयारी सत्र? हाँ, मतलब रोजाना कुछ समय निकालें, चाहे 15-20 मिनट ही सही, अपने लक्ष्यों की दिशा में कुछ ठोस काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ अभ्यास करने के लिए। ये इंतजार को सक्रिय बनाता है। अच्छा, और दूसरा, साप्ताहिक रूप से सिंक्रोनिसिटी पर चिंतन करें। मतलब बैठकर सोचें कि पिछले हफ्ते क्या ऐसे सार्थक संयोग हुए, क्या कोई संकेत मिले, कोई अंतर्ज्ञान आया। उन्हें नोट करें, उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। ये ध्यान देने वाली बात है। और वो छंटाई वाली बात? हाँ, तीसरा सुझाव है समय समय पर, शायद हर 3 महीने या 6 महीने में, अपनी प्रतिबद्धताओं, आदतों, यहाँ तक कि रिश्तों की भी समीक्षा करें और उन चीजों को होशपूर्वक छोड़ें या कम करें जो अब आपके बड़े लक्ष्यों या मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती हैं। ये वही प्रूनिंग है, नए विकास के लिए जगह बनाना। तो ये तरीके विश्वास को सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रखते, एक्शन से जोड़ते हैं। बिल्कुल, यही संतुलन जरूरी है। और अगर नाकामी मिले, नहीं सुनना पड़े, उसे कैसे देखें? क्या नजरिया से देखें उसे फिर से परिभाषित करके, जैसा किताब कहती है, नहीं को अभी नहीं माने। जब कोई दरवाजा बंद मिले तो निराश होने के बजाय खुद से सवाल पूछें, अच्छा, तो इस मौसम में, इस देरी के दौर में मुझे कौन सी क्षमता या कौन सा कौशल विकसित करने का मौका मिल रहा है, और फिर उस दिशा में काम करें। इससे इंतजार का समय बर्बाद नहीं जाता, वो सीखने और मजबूत बनने का अवसर बन जाता है। बहुत अच्छा। और फिर संकेतों को पहचान कर एक्शन लेना। हाँ बिल्कुल, जब आपको लगे कि संकेत मिल रहे हैं, बार बार मौके आ रहे हैं, एक ही तरह की बातें सामने आ रही हैं, सही लोग मिल रहे हैं, तो उन्हें पहचानें और फिर हिम्मत करके निर्णायक अगला कदम उठाएं। यही विश्वास और कर्म का संतुलन है, इंतजार करना, तैयारी करना और फिर सही समय पर एक्शन लेना।
तो कुल मिला के जस्टिस मैल्कम की डिवाइन टाइमिंग पर आधारित इन स्रोतों का सार यही है कि इंतजार सिर्फ खाली बैठना नहीं है, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो सकता है। और जीवन के वो मोड़ और वो भटकाव जो हमें रास्ते से भटके हुए लगते हैं, वो भी शायद एक बड़े अनदेखे डिजाइन का हिस्सा हों। हाँ बिल्कुल। ये मानसिकता बदलने और मुश्किल समय में लचीलापन बनाए रखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली गाइड हो सकती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक तरह की व्यवहारिक आशा देती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक भाषा से जुड़ते हैं और बिना बहुत ज्यादा जटिलता के मार्गदर्शन चाहते हैं। ये प्रगति, धैर्य और विश्वास पर एक ऐसा नजरिया देती है जिसे बार बार याद किया जा सकता है, मुश्किल घड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार, कुछ ऐसा जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। देखिए, ये किताब विश्वास और धैर्य पर बहुत जोर देती है, लेकिन ये भी कहती है कि इसे सक्रिय तैयारी और अनुशासन से संतुलित करना है। तो असली चुनौती शायद इसी संतुलन को साधने में है। वो महीन रेखा कहाँ है, ये कैसे जाने कि कब पूरी तरह भरोसा करके इंतजार करना सही है और कब हालात को अपने हाथ में लेकर पूरी ताकत से कोशिश करनी है, खासकर तब जब बाहर से सब कुछ मुश्किल लग रहा हो, विपरीत लग रहा हो। हाँ, ये दुविधा तो रहती है। वो अंदरूनी समझ, वो विवेक कैसे विकसित किया जाए जो हमें बताए कि कब रुकना है और कब चलना है, कब भरोसा करना है और कब कर्म करना है। ये शायद इस दर्शन को असल में जीने का सबसे गहरा और व्यक्तिगत सवाल है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है।